नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। स्टार रेसलर और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया गुरुग्राम पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सेक्टर 17 के स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूनिया ने कहा कि हरियाणा सरकार की स्कीम्स में खिलाड़ियों को मदद मिल रही है। भारत की शान कहे जाने वाले बजरंग पूनिया आज गुरुग्राम में पहुंचे। उनका स्वागत समारोह रखा गया है गजय सिंह कंबलाना द्वारा, और साथ ही साथ ओलंपिक में इन्होंने देश के लिए एक मेडल लेके आए। और इन्हीं से बात करने के लिए मेरे साथ बजरंग पूनिया मौजूद है, इन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद भाई। कैसा लग रहा है? इससे पहले भी आप मेडल लेके आए, एक बार फिर देश के लिए आप। देखिए, ओलंपिक का मेडल एक अलग है, क्योंकि मैंने एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप हर टूर्नामेंट में मेडल जीता, पर ओलंपिक में नहीं था। और ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद जब से हमारे जब से फंक्शन चल रहे हैं, पूरा प्यार और आशीर्वाद देशवासियों की तरफ से मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। किस तरीके से जो यूथ है उसको मोटिवेट करने क्या मैसेज आप देना चाहिए? देखिए, सभी को यही बोलूँगा, क्योंकि हम भी एक मतलब मिडिल फैमिली से हैं, मिडिल परिवार से आए हैं, तो यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आप किसी ये नहीं कि भाई अभी तो सुविधाएं बहुत सारी बढ़ी हुई हैं, तो अगर एक टारगेट फिक्स करके आप किसी चीज़ के पीछे अगर मेहनत करेंगे तो भगवान उनको आपको ज़रूर देगा वो चीज़। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो यूथ है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और जो खेल की तरफ है वो कम आ रहा है। और क्योंकि हम बात करें धरातल पे ग्राउंड की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। देखिए, पहले से काफ़ी चेंज हुआ है एकदम से। जब हमने स्टार्ट किया, जब तो कुछ मेरे गांव में, अगर मैं अपने गांव की बात बताऊं तो मेरे गांव में अभी तीन रेसलिंग मैट है। जब मैंने स्टार्ट किया, हमने मिट्टी में स्टार्ट की थी, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बदलाव होता है, वो धीरे धीरे बदलाव होने लग रहा है। काफ़ी चेंज आया है गवर्नमेंट में पहले से। तो वो जब धरातल पे काम होगा, जब ग्रासरूट जैसे खेलो इंडिया स्कीम आई है, अंडर 15 रेसलिंग में चैंपियनशिप हो रही है, तो वो चीज़ें खेल के लिए बदलाव के लिए है। क्योंकि वो पहले वो चीज़ें नहीं होती थी, आर्थिक तंगी की वजह से रह जाते थे। खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला खेलने का, परफॉर्मेंस करने का, और डाइट की सुविधा, डाइट का हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो वो खेलो इंडिया की तरफ से जैसे 12 साल से 20 साल तक के बच्चे खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन अभी गुरुग्राम की मैं बात करूं, अभी ऐसा कोई ग्राउंड यहाँ नहीं है, तो क्या आप सरकार से या फिर जो यूथ है उनको कहेंगे कि स्पोर्ट्स में आगे? बिल्कुल। देखिए, गुड़गांव में लेकिन अगर सरकार वादे जरूर करी है, लेकिन धरातल पे नजर नहीं आ रही। देखिए, वो तो गवर्नमेंट से आप बात करिए, क्योंकि जो मतलब हमारे जो झज्जर में अगर आप मैं बोलूँ तो अखाड़े हैं, प्राइवेट अखाड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई मैं खुद एक रेसलिंग एकेडमी ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जो वर्ल्ड लेवल की, जो मैं अपने, क्योंकि मेरे को रेसलिंग का पता है, तो मैं रेसलिंग के खिलाड़ी तैयार कर सकूँ। तो वो चीज़ें हम रेसलिंग बिल्कुल करेंगे रेसलिंग के लिए। और गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है, ये नहीं कि भाई कुछ नहीं कर रही। एकेडमी भी बनवा रही है, स्टेडियम भी बनवा रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी 4 रिहैब सेंटर बनाए हैं। हर गांव में एक स्टेडियम बनाया कि बच्चे वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करें, और एक कोच, मतलब कोच लगाया है। भाई आपके गांव में रेसलिंग का शौक है, बॉक्सिंग का, उस चीज़ का एक कोच छोड़ रहे हैं, तो वो खेल के लिए अच्छी चीज़ है, उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। आगे के क्या है फ्यूचर प्लान की बात करूं, आगे क्या? बिल्कुल। आगे अभी ओलंपिक है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है नेक्स्ट ईयर, तो उन्हीं की तैयारी है। अभी 1 महीना इसके बाद तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि मेरा रिहैब भी चल रहा है साथ के साथ। अभी मैं मैट पे नहीं आया हूँ। रिहैब के बाद जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और वापसी ज़ोर शोर से करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये थे मेरे साथ बजरंग पूनिया, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो युवा है वो खेल की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि सरकार ने अलग अलग स्कीम के तहत और जो इनाम की राशि है वो बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नशे पत्ते को छोड़ के जो ग्राउंड पे आए और कहीं ना कहीं जो यूथ है वो गेम में अपना देश का नाम रोशन करें। इंडिया न्यूज के लिए संजय राठौड़। और वहीं प्रदेश में 25 लाख वैक्सीन लगाने वाला पहला जिला गुरुग्राम बन गया है। जिले में अब तक 25 लाख से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। नोडल ऑफिसर की माने तो 30 सितंबर तक सभी लोगों को पहली डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे सहयोगी राज वर्मा ने नोडल अधिकारी डॉक्टर MP सिंह से खास बातचीत की, जरा सुनिए। गुरुग्राम में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस सबके बीच अभी भी एक बड़ा नंबर है जो कि वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर, और खासतौर से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MP सिंह, जो कि वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर हैं गुरुग्राम में। सर,
करीब 25 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं इसमें जिनको फर्स्ट डोज लगी है, कितने सेकेंड डोज? और सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी एक बड़ा नंबर है जो भी बचा हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। गुरुग्राम ने आज 25 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन कर दिया और जिसमें पहला डोज लगभग 17.5 लाख लोगों को हमने लगा दिया है, जो कि हमारा 100% से ऊपर हो गया, लगभग 110% हो गया। और सेकेंड डोज लगभग 7.5 लाख हमने लगा दिया है, जो कि 40% से ऊपर है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी भी अपने ज़िले गुरुग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कि पहला डोज नहीं लगा हुआ है, क्योंकि फ्लोटेड पॉपुलेशन है, या बाहर से लोग आए हुए हैं या बाहर से जॉब करने के लिए आते हैं हमारे यहाँ पे। तो आज जैसा कि माननीय एसीएस साहब ने, एसीएस हेल्थ राजीव अरोड़ा सर ने कहा है कि आपके पास गुरुग्राम में जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट हो चाहे ना हो, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड हो या ना हो, आप सभी का टीकाकरण करें। और हम पीछे भी ऐसे लोगों का टीकाकरण किए हुए हैं जिनके पास की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सरकार से मैंने निवेदन किया है कि आप मुझे 10 लाख और वैक्सीन दे दें। हो सकता है कि मैं एक अनुमानित आंकड़ा मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख लोग ऐसे होंगे और भी गुरुग्राम में जिनका कि फर्स्ट डोज लगना है, और मैं 50,000 एक दिन में कर सकता हूँ। तो अगर मुझे 10 लाख डोज मिल जाए तो 20 दिन में मैं और पूरा कंप्लीट कर दूँगा। क्योंकि तीसरी लहर की भी लगातार आहट बनी हुई है, तो ऐसे में जिन लोगों को पहली डोज भी नहीं लगी तो उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां कि ये माना जाए कि इतने समय में कम से कम पहली डोज तो सभी को मिल जाए? बिल्कुल सही बात है। इसी को देखते हुए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शायद एक सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश के साथ उन्होंने मीटिंग की होगी, क्योंकि वो प्रदेश 100% फर्स्ट डोज लग गया है। और इसी के तर्ज पे सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप अपने राज्य में सभी को पहला डोज जो 18 साल से ऊपर है उनको लगा दें। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि 30 सितंबर तक जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका पहला डोज नहीं लगा है वो लगा दिया जाए, क्योंकि जानते हैं कि तीसरी जो लहर की बात चल रही है वो कभी भी इस तरह के केसेस बढ़ने शुरू हो सकते हैं। और उसमें यदि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसका पहला डोज लगा हुआ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो उसकी हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप अच्छे से होगी, और अगर इन्फेक्ट हो भी जाता है तो उसमें वो सिवियरिटी नहीं होगी। तो इसलिए सभी को पहला डोज लगना बहुत ज़रूरी है। गुड़गांव एक औद्योगिक नगरी है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगातार मांग हो रही है, क्योंकि जो लेबर तबका आसपास के सेंटर्स पर जाता है तो किसी कारणों से उन्हें वह वैक्सीन नहीं मिल पाती। तो ऐसे में क्या कुछ इस तरह की भी प्लानिंग है, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े लोग चाहते हैं कि उनके इंडस्ट्रियल एरिया में भी कैंप ज़्यादा से ज़्यादा? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि अभी तक हमने इवन आज की तारीख तक हमने फर्स्ट डोज प्राइवेट सेक्टर्स में बंद कर दिया है। लेकिन जैसा सरकार ने कहा है कि अब प्राथमिकता के तौर पे 30 सितंबर से पहले जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका पहला डोज नहीं लगा है उनको लगा दिया जाए। तो मैं कल इस पे सिविल सर्जन महोदय से बात करूंगा कि क्या पहला डोज भी हम प्राइवेट सेक्टर्स में लगाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जैसा आपने कहा है बहुत सारे ऐसे लेबर कास्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं, या वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका पहला डोज हम अगर वहाँ जाके लगा दें तो हमारा जो कवरेज है, जो पहले डोज के लिए लोग अभी भी रहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द हम टीकाकरण का कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अभी तक गुरुग्राम में जहां 25 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, तो वहीं अभी भी जो है स्वास्थ्य विभाग के सामने एक टारगेट है कि 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी वैक्सीन दी जानी है, तो उसके लिए भी वैक्सीन की डिमांड तो की ही गई है। इसके अलावा कोशिश यही है कि 30 सितंबर तक न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा में पहली डोज सभी को मिले, ये भी तैयारियाँ अब से शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। और भाई गुरुग्राम नगर निगम में लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नगर निगम मेयर ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे सलाहकारों को लेकर नगर निगम मेयर मधु आजाद की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें 14 में से 5 सलाहकार ने अपना इस्तीफा दे दिया। वही अधिकारियों के काम की समीक्षा रिपोर्ट मांगने पर नगर निगम के एसई रमेश शर्मा के साथ मेयर की नोकझोंक हो गई। नगर निगम मेयर मधु आजाद ने कहा था कि गुरुग्राम में ऐसे कई अधिकारी हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन ना तो कोई काम करते हैं और ना ही कोई पार्षदों की कोई सुनवाई की जाती है। नगर निगम कमिश्नर से मिलने पहुंची मेयर और पार्षदों से बात की हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने सुनी। नगर निगम में अधिकारियों की लापरवाही के विरोध में आज गुरुग्राम के तमाम पार्षद व मेयर कमिश्नर के आवास पर पहुंचे थे और नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करी है। बात करेंगे हमारे साथ में नगर निगम की मेयर मधु आजाद जी हमारे साथ हैं, तमाम पार्षद हैं निगम के। सबसे पहले तो आज आप मुलाकात करने आए, एक एससी के साथ भी कुछ विवाद की बात थी, तमाम क्या क्या मुद्दे रहे आज की चर्चा में? नहीं, आज की जो रिव्यू मीटिंग ली थी, जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई थी, आज उसकी रिव्यू मीटिंग ली थी,
तो उसमें जो सारे काम थे हमारे आज अच्छी तरह से हमारे चीफ साहब ने भी और सारे अधिकारियों ने अच्छी तरह से हैंडल किया और उस पर आगे की कार्रवाई हमने करने को बुक हो गया। लेकिन एक मुद्दा उठा था एससी के साथ लगातार, जिस तरह की बात करें, कल भी आपने एक बैठक ली थी तमाम अधिकारियों की, जो लोग आपने कहा था कि काम नहीं कर रहे हैं उनको आपने एक रिव्यू बैठक ली थी, कुछ अधिकारियों के साथ तो ताक झाक इस तरह की बात कुछ आई थी, वो क्या मामला है? एक्चुअली क्या है कि हमारे निगम में कंसल्टेंट्स काफ़ी सारे लगे हुए थे जिनके कामों की काफ़ी अवहेलना हो रही थी कि ये काम नहीं कर रहे, सैलरी पूरी ले रहे हैं, हर चीज़ पूरी ले रहे हैं और कई जगह गलत काम भी हो रहे हैं उनकी वजह से, जिसकी वजह से हमारे शहर के काम भी रुक रहे हैं। तो इसी वजह से वो मीटिंग ली गई थी हमारी कल। तो सारे के सारे कुछ लोगों ने तो मतलब कुछ जो कंसल्टेंट थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और कुछ वैसे ही भाग गए, क्योंकि जब से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी उससे पहले ही 4 तो पहले ही भाग गए थे और कल एक का रिजाइन आ गया सुबह ही 10 बजे मीटिंग शुरू होने से पहले ही। तो ये क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता कि डर के हमारे कंसल्टेंट जो लग रहे थे 1-1 लाख सैलरी ले रहे थे, इतना बड़ा स्टाफ और इतना गाड़ियाँ सब कुछ मिल रहा था उनको, तो उस वजह से क्योंकि हानि किसकी है, पब्लिक के पैसों की, जो हमारी पब्लिक का पैसा है वो गलत मिसयूज हो रहा था जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही थी। तो हमने मीटिंग ली, उस मीटिंग में हमारे अधिकारी भी आए हुए थे, हमारे एडिशनल कमिश्नर जी थे और सीओ थे हमारे और इसमें एससी थे सारे तीनों के तीनों, जिसमें कि एक रमेश जी थे कि उनको 4 दिन पहले मैंने एक काम सौंपा था वार्ड नंबर 22 का, क्योंकि वहाँ के 50 लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आए थे पार्षद के साथ में। 3 गलियों में ओवरफ्लो पानी हो रहा था पूरा, जो उनके घरों में लैट्रिन का पानी जा रहा था और वो लोग परेशान थे, ना खाना बना पा रहे थे, ना सो पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे इस वजह से, और बदबू इतनी थी कि बैठना मुश्किल हो रहा था उस तीनों गलियों में। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैडम बता दो आप हमें कि आप हमारा काम कराओगे या नहीं कराओगे। तो जब ही इमीडिएटली मैंने फ़ोन पे बात करी, पहले एक्शन को मैंने फॉलो करा कि भी एक्शन साहब आप जाइए देखिए हर चीज़ का मुआयना करके और इस चीज़ पे देखिए कैसे हल हो सकता है। ना तो मुझे रिपोर्ट मिली और फिर मैंने एससी को फ़ोन मिलाया, क्योंकि मेरे को पता चला था कि कुछ दिन पहले वहाँ का जो टेंडर था वो जो काम चल रहा था उसको ख़राब कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था कि इस काम की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एससी साहब से मैं पूछ लेती हूँ। मैंने कहा एससी साहब एक काम करिए, आप 22 नंबर वार्ड में 3 गलियों में ये तरीके की फ़ोटो मैं आपके पास भेज रही हूँ, या कहो तो मैं अभी भिजवा देती हूँ और ये जाके मुआयना करके बताओ मुझे कि इस काम की ज़रूरत है या नहीं है, और ये ओवरफ्लो हो रहा है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग, कैसे काम कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कहा मैं एक्शन को बोल देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर आप जाओगे मेरी तरफ से, मैंने आपको आदेश करा है कि आप थोड़ी देर के लिए टाइम निकालो और अपना जाके मुआयना करके सिर्फ मेरे को बताना है आपने कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, मैं अभी मीटिंग के बाद में चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, और मुझे बताना, आप ही बताओगे, कोई दूसरा नहीं बताएगा मुझे। उन्होंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा जी। 4 दिन बाद 4 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं, ना किसी एक्शन का ना किसी एससी का। 4 दिन बाद ये मेरी मीटिंग थी कल, मैंने इसमें पूछ लिया कि आप बताइए मुझे, मैंने एक काम सौंपा था आपने बताया नहीं मुझे। कह रहे जी मैडम मैं मीटिंग में था, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और मैं ज़रूरत नहीं समझता इस चीज़ की। तो आपको लगता है कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं पार्षदों के नहीं सुनते, मेयर तक के नहीं सुनते हैं, ये एक अभी भी ऐसी जरूरत है आपको? नहीं जी, मेरे पार्षदों की हमेशा शिकायत रही है कि बहुत अधिकारी ऐसे रहे हैं जो काम नहीं सुन रहे थे। कई बार विनय जी हमारे कमिश्नर रहे हैं, उसमें भी सो कॉल्ड नोटिस दिया था उनको भी, मगर यह कि वो लाइन पे आ गए। अब हर अधिकारी जो भी करता है पार्षदों का काम अच्छी तरह से चल रहा है पब्लिक के लिए। पार्षद कोई अपने घर का काम थोड़ा ना करा रहे हैं, पब्लिक का काम करा रहे हैं वो तो पब्लिक का काम कराने के लिए पार्षद जो जी जोर मेहनत करता है कम से कम वो तो सुना जाए। तो अब वो ठीक थी, मगर ये एससी के आज से नहीं काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि भी उसने छुटते आरोप लगाया कि पर्सनली निकाल रहे हैं, पर्सनली निकाले और मेयर मैडम मेरे से गलत काम कराने की कह रही है। तो मैं तो यही चाहूँगी अपनी पब्लिक से भी और अपने सभी लोगों से कि मैंने उससे क्या गलत काम कह दिया, पब्लिक का काम, और उसने जो मिसबिहेव किया हमारे साथ में, मेरे साथ इतने अधिकारी बैठे हुए थे, मेरा डिप्टी मेयर भी बैठी हुई थी सुनीता जी भी और वो भी, तो ये क्यों करा उसने, ये सरकार भी पूछे। कमिश्नर से इस मुद्दे पे बात हुई कुछ आपकी? हाँ जी, कमिश्नर साहब को अभी सारे मिलके हम बता के आए हैं इस चीज़ को कि ये जो हमारी चेयर की अवहेलना हुई है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो तमाम बात करें पार्षद और खुद नगर निगम की मेयर जो है वो आज मिलने के लिए आए थे, उन अधिकारियों के खिलाफ
जो अधिकारी पार्षदों की नहीं सुन रहे, या फिर इनका कहना है इनकी सुनवाई नहीं हुई है। कुछ ऐसे अधिकारियों पर, कुछ ऐसे कर्मचारियों पर इन्होंने प्रश्न उठाया जो महंगी सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन शायद उसकी निगम को जरूरत नहीं है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के आज आखिरकार मेयर और तमाम पार्षद कमिश्नर से मिले हैं और वो आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम नगर निगम के अंदर ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर एक रिव्यू किया जाए। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और गुरुग्राम के CND वेस्ट घोटाले मामले में कार्रवाई न होने को लेकर मेयर और पार्षद लामबंद हो गए। नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है, जबकि जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें यह भी साबित हो चुका है कि नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी एक कंपनी ने फर्जी तरीके से एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक नगर निगम दोषी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं मेयर की तरफ से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात पर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि वो किसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। इंक्वायरी अफसर द्वारा जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमने लीगल एग्जामिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कहा। वो एडिशनल कमिश्नर हमारे इसमें नोडल ऑफिसर हैं, वो देख रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से ओपिनियन आकर मेरे पास फाइल आ चुकी है जो उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया है। मैंने अपनी ID पे अभी देखा नहीं है, तो क्या ओपिनियन आया है और कहाँ तक वो कानूनी दायरे में है उसको मैं एग्जामिन करके फिर अगला ऑर्डर जारी करूँगा। वो 2 बातें जो निकल के आई हैं इंक्वायरी रिपोर्ट में, उसको मैं लीगली एग्जामिन करवा रहा हूँ। जहाँ तक वो सबलेटिंग की बात की गई है, वो विज़ द प्रोविजंस ऑफ एग्रीमेंट कहाँ तक है, वो सारे पहलू लीगली एग्जामिन होकर मेरे पास रिपोर्ट आई है। उसके ऊपर अभी मैंने ऑर्डर करना है। 27 जुलाई को हमारी सदन की मीटिंग थी और ये ILF का जो CND वेस्ट वाला जो घोटाला था मैंने उठाया था और सदन के अंदर इसके बारे में सारा कुछ हुआ। लेकिन जिस प्रकार से मेरे को सुनने में आ रहा है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। पीछे बल्कि हमारी मेयर साहिबा ने बयान भी दिए थे कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो रही है और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। और ILF ने एक दूसरी कंपनी को और दूसरी कंपनी ने तीसरी कंपनी को भी सब टेंडर दे दिए। और अब ये भी पता चल रहा है कि वो CND वेस्ट को अवैध रूप से उठा रहे हैं और अवैध वसूलियाँ भी कर रहे हैं। तो ये निगम का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अब वो किस कारण हो रहा है, किस दबाव से कर रहे हैं ये। अब 1 महीना हो गया हमारे को, मैंने 2 मुद्दे थे हमारे, स्वच्छता वाला और ये सफाई का, और इसका दोनों के ऊपर बड़ा भारी खेल चल रहा है जो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब जो हमारी सदन की मीटिंग आएगी इसके अंदर सबसे पहले हमने मुद्दा ये उठाना है, उसके बाद सदन की मीटिंग चलेगी। क्या कारण समझते हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे जो मजबूती के साथ इस घोटाले के साथ खड़े हैं? वो प्रशासन ने रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब इसके पीछे किसका हाथ है किसका नहीं है ये समझ नहीं आ रही है। ऊपर से है तो कोई ना कोई दबाव इनके ऊपर। और वही दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर बने रोज गार्डन की हालत बदहाल हो चुकी है। गार्डन की 4 दीवारी की जगह से टूट गई है, जिसके चलते आवारा पशु गार्डन में घूमते दिखाई देते हैं। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य ने गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग से मामले को अगली ग्रीवेंस कमेटी में रखने की आग्रह किया। लोगों का ये कहना है कि पहले गार्डन हरियाणा शहरों के विकास प्राधिकरण के अधीन था, तब इसकी कंडीशन काफी बेहतर थी। जब से ये नगर निगम के अंदर आया है तब से इसकी हालत खराब होती जा रही है, जिसकी शिकायत भी की गई है, जबकि अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। सुबह के वक्त जब लोग पार्क में जाते हैं तो शुद्ध हवा लेने के लिए पार्क में जाते हैं, लेकिन जो पार्क में ही जब गंदगी फैल जाए तो उनको बदबू का सामना करना पड़ता है। बदबूदार उनको जो हवा है उससे गुजरना पड़ता है। इस समय मैं गुरुग्राम के पार्ट 1 के रोज गार्डन में, जहां आप देख रहे हैं कि बदबू के साथ साथ लोग यहां शराब का भी सेवन करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बियर की बोतल है और जो गंदगी यहां फैली हुई है, तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पार्क की क्या हालत होगी, क्या दशा होगी। जो शिकायत करते हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जो पार्क के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, जिला उपायुक्त को भी इसकी शिकायत कर दी गई है और जो ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य हैं रमेश वशिष्ठ जी, उन्होंने भी इसकी शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं बद से बदतर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो पार्क की एंट्रेंस है उसी के बाहर का ये नज़ारा है, जहां आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो गड्ढा है यहाँ देखने को मिल रहा है और जिसके अंदर काफ़ी कूड़ा है और जिसको डंपिंग स्टेशन के रूप में जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं। शिकायत करते हैं यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ शिकायत की है।
सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कब से इस समस्या को आप फेस कर रहे हैं? मैं रमेश आशीष, सेक्टर 15 पार्ट 1 निवासी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर हूँ। मैं सन 99 से इस सेक्टर में रह रहा हूँ। यहाँ का जनरल सेक्टर में ये पार्क हमने बनवाया था, रोज़ गार्डन, मिस्टर विकास ने, निराला जी थे उसके टाइम पे। ये हम बहुत दिनों से। और भाई गुरुग्राम की सुशांत यूनिवर्सिटी में चल रहे 2 दिवसीय टीचर्स डे के कार्यक्रम का समापन हो गया। सुशांत यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर्स मौजूद थे। सभी टीचर्स ने अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा भी किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से टीचर्स को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई और जीवन में शिक्षक की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। जी हाँ, हम भी शिक्षक हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे भी आने वाले समय में शिक्षक ही बनेंगे। तो शिक्षा का जो स्तर है वो सुशांत विश्वविद्यालय एक नए स्तर पर लेकर के आ रहा है। आज आपने देखा कि हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, उन्होंने पेटेंट किया और उन्होंने नए नए शोध के रिसर्च किया। सो हम विश्वविद्यालय के सारे जो शिक्षक हैं वो एक नए स्तर पर शिक्षा को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पिछले 1.5 साल जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा, जो कि हर तरह से हम विकलांग हो गए थे, जहाँ कोई भी तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने शिक्षा को अनवरत जारी रखा। एजुकेशन को हम नए आयाम पे लेके गए। हमने एक दिन, जिस दिन से लॉकडाउन, उस दिन से हम शिक्षा को लेकर के गए और जितनी हमारे शिक्षक हैं वो शिक्षा को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।